हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देव हूँ फ्यूचर पॉइंट पे। तो जैसे कि हमने अपनी सामान्य अध्ययन की सीरीज शुरू करी थी, उसी क्रम में आज हमारा अगला वीडियो रहेगा। तो देखते हैं अपने पहले सवाल से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है? तो इनमें से हमारा कौन सा राज्य है जो पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, ये सभी जो है पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये सभी भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो जो अरावली पहाड़ी है उसकी जो पश्चिमी छोर से नदी निकलती है वो निकलती है लूनी और माही। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ठीक है, तो अगला देखते हैं। सैंडल पीक की अवस्थित है, जो सैंडल पीक अवस्थित है वो कहाँ पे है? ठीक है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तरी अंडमान में स्थित है सैंडल पीक। दिए गए विकल्पों में कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो जो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है वो हमारी पेनगंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो जो भारत के कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसमें क्या है अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? इसका जो सही आंसर है दक्कन का पठार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, दक्कन के पठार में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती हैं, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये जो हवाएं उन्हें लू कहते हैं। ठीक है, कहते हैं ना गर्मियों में लू चल रही है करके, तो यही है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती? तो जो विकासशील और विकसित देशों में कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो समान नहीं होती हैं वो देखना है। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तकनीकी उन्नति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, तकनीकी उन्नति समान नहीं होती। जीएसटी किस प्रकार का कर है? इंपॉर्टेंट है ये। तो जो जीएसटी है वो हमारा अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और इसका जो संविधान संशोधन क्या 101वां संविधान संशोधन है। ठीक है, जीएसटी के लिए पारित। देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को कहते हैं हमारा निजीकरण। ऑप्शन नंबर ए। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो जो आय और उपभोग में संबंध है वो है प्रत्यक्ष संबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष संबंध है आय और उपभोग में। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो जो जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य कारण है वो हमारा प्रदूषण, ओजोन क्षरण और ग्रीन हाउस गैस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकार स्वीकारा गया था? तो जो प्रोटोकॉल स्वीकारा गया था वो क्या था? 1997। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल को 1997 में स्वीकारा गया था। निम्नलिखित प्रश्नों को सही सुमेलित करें। तो सुमेलित करना है, एक साइड अभ्यारण्य दिए हैं, दूसरी साइड हमें राज्य दिए हैं, तो देख लेते हैं इसको। सिमली अभ्यारण्य, तो जो सिमली अभ्यारण्य है वो उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है ये। गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है। और सरिस्का अभ्यारण्य, जो सरिस्का अभ्यारण्य है ये राजस्थान में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 4, सी का 3 और डी का 2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सत्यफल यानी ट्रू फ्रूट्स किसमें विकसित होता है? तो जो सत्यफल विकसित होता है वो होता है हमारा अंडाशय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कार्ड लिवर तेल मुख्य रूप से किस से संबंधित है? जो जो कार्ड लिवर तेल है वो किससे संबंधित है? तो इसका जो संबंध है विटामिन डी से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो प्रोटीन कारखाना कहा जाता है हमारे ऑप्शन नंबर सी को, राइबोसोम को। ठीक है, वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को क्या कहा जाता है? तो जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उस जीव को क्या कहते हैं? वो होता है प्रोकैरियोटिक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कहते हैं उस जीव को। निम्नलिखित में से कौन जो संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? तो जो संश्लेषित भूमिगत तना का एक उदाहरण है वो जाएगा हमारा आलू। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आलू कई बार पूछा जाता है कि फल है, तना है, फूल पत्ती करके। ठीक है, तो जो आलू है वो तने में आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? तो जो फ्लोएम के बारे में कौन सा कथन सही है उसको देख लेना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम फोटोजेनिक उत्पादों का परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो जो इनकी जो सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में कितनी मात्रा में परिवर्तित किया जाता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1%। ठीक है, तो 1% भाग को क्या किया जाता है इसमें खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइडेट
का उपयोग हरे पौधों को पकाने के लिए किया जाता है। तो जो कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है हरे फलों को पकाने में किया जाता है, ठीक है, क्योंकि यह डॉट 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 बनाता है, क्योंकि ये क्या करता है, यह एसिटिलीन बनाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्नलिखित में कितनी होती है वो देखना है। तो जो एन कोषों में जो संख्या होती है वो होती है हमारा 32, ठीक है। अगला देखते हैं, 2 8 18 32 होती है इसमें, ठीक है, अगर दिखाया है तो, अगर क्रम दिखाया है तो एन में होता है 32। अगला देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताएं जिनमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैस हैं। तो आधुनिक सारणी के जो वे तत्व बताने हैं जिसमें क्या है, सभी तत्व गैस हैं। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा समूह 18, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। समूह 18 के सभी तत्व गैस हैं। प्रेरक वे रसायन पदार्थ हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। तो जो प्रेरक है वो जल में घुलकर क्या मुक्त करते हैं उसको देखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा OH- आयन, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो स्थिति ऊर्जा के बारे में दिए हैं और कौन सा कथन सत्य नहीं है उसको छांटना है। तो इसका जो सही आंसर है सभी असत्य हैं, ठीक है। ये अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है। तो जो अनुप्रस्थ तरंग कौन सी नहीं है उसको देखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें ये क्या है, अनुप्रस्थ तरंगें नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र EPZ का सृजन हुआ था। तो भारत का जो पहला निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र का सृजन हुआ था वो हुआ था हमारा कंडला में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कांडला में क्या हुआ था, पहला उपयोगीकृत निर्यात क्षेत्र का सृजन हुआ था। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है। तो जो पंचवर्षीय योजना थी उनका जो प्रमुख उद्देश्य कौन सा था वो देखना है। तो इनका प्रमुख उद्देश्य था स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करना, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि जो विदेशी सहायता है और स्वावलंबन का क्या है, स्वावलंबन और विदेशी सहायता पर जो निर्भरता है हमारी उसको कम करना। भारतीय चरागाह का चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो जो चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है वो कहाँ है, वो है झांसी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को, जो विदेश यात्रा करने का जो अधिकार है उसको संरक्षण प्रदान है, ठीक, प्रदान करता है, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति की जो विदेश यात्रा होती है उसको संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 21। अगला देखते हैं, सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश से प्रारंभ हुई। तो जो सेवा के अधिकार की जो अवधारणा प्रारंभ हुई थी वो हुई थी हमारे ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। ब्रिटेन से हमारे सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है उसको देखना है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और लोकपाल। तो हमारा 1 3 और 4 आंसर सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 3 और 4 ये क्या है, गैर संवैधानिक निकाय हैं। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वें अनुसूची के किस सूची का विषय है। तो जो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है वो हमारी 7वें अनुसूची के समवर्ती सूची का क्या है, विषय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन कौन सी सूची का है, ये समवर्ती सूची का है, ठीक है। ये होती है राज्य सूची होती है, संघ सूची होती है, समवर्ती सूची होती है, ठीक है। राज्य सूची में राज्य होता है और संघ में केंद्र का होता है और समवर्ती में दोनों होते हैं। अगला देखते हैं, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो जो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो होता है हमारा राज्यपाल, ठीक है। राज्य का राज्यपाल होता है और केंद्र का होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। तो कौन सी समिति अथवा आयोग था जिसने न्याय पंचायतों की जो समितियों का जो गठन की सिफारिश की थी वो देखना है, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने समिति अथवा आयोग के न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एक साइड हमें संवैधानिक प्रावधान दिए हैं और दूसरा स्रोत दिए हैं कि कौन से देश से लिए गए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। मंत्रिमंडल सरकार, तो जो मंत्रिमंडल सरकार है वो लिए गए हैं ब्रिटेन से, ठीक है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय राज्य संबंध कनाडा से लिए गए हैं, बिल्कुल सही है। आपातकाल उपबंध जर्मनी से लिए गए हैं। इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप, जम गई मनी, यानी जब मनी जम गई तब आपातकाल लगता है, ठीक है। तो आपातकाल उपबंध जर्मनी। मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। तो जो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा एकाएक
बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता है? तो जो सल्तनत काल में राजस्व विभाग का जो प्रमुख कहलाता था वो कहलाता था हमारा वजीर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, और प्राचीन भारतीय इतिहास के मैं हैंड रिटन नोट्स करा चुका हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके प्राचीन भारतीय इतिहास एक फोल्डर बनाया हुआ है, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। वो हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, उसको उससे बहुत मदद मिलेगी आपको। चार बाग बनाने की परंपरा की जो शुरुआत की थी वो किस शासक के समय हुई थी? तो जो चार बाग बनाने की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी हमारे अकबर के टाइम पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो सैंधव सभ्यता की जो प्रमुख स्थल रोपड़ है वो किस नदी के किनारे स्थित है वो बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सतलज नदी के किनारे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था? तो जो उत्तरकालीन मुगल सम्राट थे उनमें जो सर्वाधिक जो समय तक शासन किया था वो क्या था? ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अनिष्टनेमी 22वें का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? तो जो प्रमुख तीर्थकर थे 22वें तीर्थकर, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो चिन्ह ऑप्शन नंबर ए यानी शंख था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में मैं डिटेल्स वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स में, जो हमारी प्राचीन भारतीय इतिहास प्ले लिस्ट बनी है वहाँ पे मिल जाएगा आपको। लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने स्थायी बना दिया? तो जो लंगर व्यवस्था को देखा जाए तो वो हमारे गुरु अंगद ने क्या किया था? स्थायी बना दिया था। ठीक है, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने जो राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता किया था? तो जो हमारे इसके जो गवर्नर थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा के कलकत्ता की लाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो जो पहली बार दिखाया था स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था वो किया गया था ऑप्शन नंबर बी 1906 में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय हमारा वो हो जाएगा पेरिस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, पेरिस में इसका जो मुख्यालय है। अगला देखते हैं, 49वीं समांतर रेखा। तो 49वीं जो समांतर रेखा वो किन देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 49वीं समांतर रेखा वो है हमारी यूएसए और कनाडा के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यूएसए और कनाडा के बीच में क्या है? समांतर रेखा है 49वीं। तो जैसे कि हमने अपने एमसीक्यू देख लिए हैं, अब उसके बाद हमारा एक टॉपिक डिस्कस करते हैं वैसे तो वही अब टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं अपना। ठीक है, सैयद वंश की जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो थे खिजर खान। ठीक है, खिजर खान ने क्या की थी? सैयद वंश की स्थापना की थी। इसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो खिजर खान ने क्या उपाधि धारण की? तो रैयत आला की उपाधि धारण करी थी खिजर खान ने। लोधी वंश के जो संस्थापक थे वो थे बहलोल लोधी, ये पढ़ा चुका हूँ मैं। और 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने। ठीक है, तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोधी ने की थी 1504 में। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाएं थी उन्हें मजार पर जाने से प्रतिबंधित किया था। ठीक है, आगे देखते हैं, इसने गुल्लुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना की थी। तो गुल्लुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना किसने की थी? तो वो सिकंदर लोधी था। ठीक है, सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। इंपॉर्टेंट है, सल्तनत काल में जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था वो था देवल। ऑप्शन ये देवल हो गया। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना या संस्थापक कौन थे? तो हरिहर थे। इंपॉर्टेंट, हरिहर और बुक्का जो थे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। इंपॉर्टेंट है, और इस वंश के जो शासक बुक्का प्रथम और वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। ठीक है, बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की क्या की थी? उपाधि धारण की थी। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर आया था। ठीक है, तो देवराय प्रथम के शासनकाल में जो इटली का यात्री था निकोलो कांटी वो कहाँ आया था? विजयनगर आया था। देवराय सेकंड के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। ठीक है, तो देवराय सेकंड के शासनकाल में फारसी जो राजदूत था अब्दुल रज्जाक वो विजयनगर आया था। देवराय सेकंड को जगबेटकर की संज्ञा दी गई है। और कृष्णराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा विजयनगर आया था। इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ये। और अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर आया था। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। ठीक है, तो जो मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में बताया कि जो कृष्णदेव राय है ना वो भारत का दिखाया तो सबसे शक्तिशाली शासक है। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया। ठीक है, तो अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कई बार सवाल बनाए तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण तो देखा है तो विजयनगर जो साम्राज्य के पतन का कारण था वो तालीकोटा का युद्ध था। ठीक है, जो
23 जनवरी 1565 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, विजयनगर के साम्राज्य का पतन क्या है, पतन का कारण क्या है, तो तालीकोटा का युद्ध है, ठीक है, जो कब हुआ था 23 जनवरी 1565 को। तो ठीक है गाइस, हमने अपने MCQ देख लिया और एक टॉपिक डिस्कस। इसी क्रम में जो हमारा अगला वीडियो है वो जल्दी अपलोड किया जाएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और आप हमारे जो इंस्टा हैंडल है देवभूमि फ्यूचर पॉइंट, उसको भी फॉलो कर सकते हैं, जिस पे आपको करंट अफेयर्स के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं डेली। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।